मेरी ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स आजकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को लेके आते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी ईडी, अब ये किसी एज ग्रुप के लिए फिक्स्ड नहीं है। तो हम लोग के पास यूथ होता है 20 से 30 साल के बीच का, जो इसलिए परेशान है कि हमें बहुत कम एज में ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, और हम लोग के पास सीनियर सिटीजन्स भी होते हैं 60-70 साल की एज के, जो ये मान के चलते हैं कि इस एज में तो उन्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा होती है कि वो अपना और अच्छा इरेक्शन पा सकें। तो आज हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, जो कि स्प्रेड अक्रॉस करता है यंग एज ग्रुप से लेके सीनियर सिटीजन्स तक, और हमें उसे एक बीमारी नहीं समझना है, हमें उसके बारे में पूरी तरह से जानना है और ये समझना है कि ये एक ट्रीटेबल प्रॉब्लम है जिसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। तो यूथ की अपनी अलग प्रॉब्लम्स हैं कि वो मैस्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉर्न देखते हैं, और हो सकता है इस वजह से उन्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा हो, और वो अपनी पीयर्स की स्टोरीज से इफेक्ट होते हैं कि उनका एक दोस्त बहुत देर तक कोई सेक्सुअल परफॉर्मेंस कर पाता है और वो देर तक तो छोड़िए सेक्सुअल परफॉर्मेंस कर ही नहीं पाते। और सीनियर सिटीजन्स कि हमारे पास क्योंकि कोई पार्टनर नहीं है इसलिए हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जा रहा है, या हमारी एज की वजह से हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जा रहा है। लेकिन एक मेल की मेंटल हेल्थ के लिए उसका नॉर्मल इरेक्टाइल फंक्शन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अपने आप को एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए बना लेता है कि लोग इसके बारे में बात नहीं करते, इस डर की वजह से कि किसी को मैं शेयर करूंगा तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। वो अपने ही गिल्ट में रहते हैं और या तो सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं या अपने किसी मित्र से या किसी कम जानकार आदमी से लेकर ट्रीटमेंट करते हैं, और क्योंकि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते वो एक अपनी ही गिल्ट कॉन्शियस में रहते हैं। तो आज मैं डॉक्टर मनमीत सिंह आपको डिटेल में बताऊंगा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है, ये क्यों होता है और हम कैसे इससे निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कारण क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कारण में तो आपकी लाइफस्टाइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। जैसे आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप ओबीज हैं, आप स्मोकर हैं, आप टोबैको च्यूअर हैं, ये सारी चीज़ें आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की तरफ ले जाती हैं। इसके अलावा कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे अगर आपका थायराइड की प्रॉब्लम है, आपको लिपिड एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, आपको टेस्टोस्टेरोन का डेफिशिएंसी है, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके इरेक्टाइल फंक्शन को अफेक्ट करती हैं। इसके अलावा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और इन सब चीज़ों की दवाएं, इसके अलावा कुछ कार्डियक प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन, इनकी दवाएं भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन करा सकती हैं। तो अक्सर हमारा यूथ पूछता है कि सर मैं तो 20 से 25 साल का हूँ, उसके बाद भी मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। तो कई बार आप अंडरलाइंग स्ट्रेस को अपने पहचान ही नहीं पाते कि आपको अपने प्रोफेशनल एंग्जाइटी है, आपको पार्टनर एंग्जाइटी है, या आपको कोई सिचुएशनल एंग्जाइटी है, जिसको अगर हम लोग एड्रेस करें तो आपके इस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को हम लोग बिना मेडिसिन के भी ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे इस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहला, जैसे मैंने बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ही लाइफस्टाइल एबनॉर्मलिटी है, तो उसी तरह ट्रीटमेंट भी लाइफस्टाइल को करेक्ट करने का सबसे आसान तरीका है अपने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को सही करने का, कि अपनी लाइफस्टाइल सही करें। जैसे कि अपनी सीडेंटरी हैबिट से कन्वर्ट होकर आप अपने आप को एक्टिव बनाएं, कुछ एक्सरसाइज करें, एरोबिक एनारोबिक हर तरह की। आप अपनी स्मोकिंग छोड़ें, टोबैको छोड़ें, अल्कोहल मिनिमाइज़ कर दें, कोई भी ऐसा काम करें जिससे आप एक्टिव महसूस करें। आपको अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करना है। स्पोर्ट्स कैन बी ए गुड वे टू कंट्रोल योर स्ट्रेस। कहीं भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको आपका स्ट्रेस लेवल कम होता हो, जिससे आपका डिप्रेशन कम हो सकता है, एंग्जाइटी कम हो सकती है, और अगर लाइफस्टाइल चेंज करने से कम नहीं होता तो अपने साइकेट्रिस्ट के साथ मिल के कुछ ऐसी मेडिसिन लेके कि जिनका साइड इफेक्ट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ना हो, अगर आप इसको ठीक करेंगे तो आपको अपने इरेक्टाइल फंक्शंस में बहुत एनहेंसमेंट मिलेगा। जब ये नेचुरल रेमेडीज़ नहीं काम करती हैं तब बारी आती है मेडिसिन्स की। मेडिसिन्स में जैसा कि हम जानते हैं कि कॉमनली यूज्ड PD5 इनहिबिटर्स होती हैं, जिनको हमें पहले बहुत लो डोज में शुरू करना चाहिए,
जब वो लो डोज में आराम ना आए उनसे, तभी उनकी डोज बढ़ानी चाहिए। और इन दवाओं के लो डोज के साथ कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जिनको यूज़ करने पे आपकी यही दवाएं जो काम नहीं कर रही हैं वो आपको ज़्यादा काम करेंगी। जब ये दवाएं, ओरल दवाएं नहीं काम करती हैं, उस कंडीशंस में हम पेशेंट को सेल्फ इंजेक्शन सिखा देते हैं। सेल्फ इंजेक्शन जिसमें कि 2 दवाओं का मिक्सचर होता है, वो जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है वैसा इंजेक्शन आप पेशेंट अपने लिंग में खुद देता है, जिसकी वजह से उसको इरेक्शन आता है और बाद में वो इरेक्शन उसको सस्टेन्ड रहता है और वो अपनी प्रक्रिया सेक्सुअल एक्टिविटी करने के बाद उसका वो इरेक्शन अपने आप डाउन हो जाता है। कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ भी आ गई हैं जैसे लो इंटेंसिटी शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। ये अब एक FDA अप्रूव्ड तरीका है जिससे हम उन यंग पेशेंट्स को जिनको इरेक्टाइल फंक्शन जिनका दवाओं से नहीं अफेक्ट हो रहा है या दवाओं से जिनमें कम असर आ रहा है, उनमें ये शॉक वेव थेरेपी देके इरेक्टाइल फंक्शन को वापस ला सकते हैं। और जब ये सारी चीज़ें काम नहीं करती हैं तो हमारे पास कुछ चीज़ें और बचती हैं जैसे कि वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस। वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस एक आर्टिफिशियल डिवाइस है जिसमें हम लिंग के बेस पर एक रिंग लगा के वैक्यूम से इरेक्शन सस्टेन करते हैं और उसके बाद रिंग से ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं ताकि इरेक्शन बना रहे। जब ये भी डिवाइस काम नहीं करती तब हमारे पास लास्ट रिजॉर्ट जो बचता है वो होता है पिनाइल इम्प्लांट। तो पिनाइल इम्प्लांट बहुत सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में ही लगाना चाहिए। पेशेंट को प्रॉपरली इंडिकेशन बताना चाहिए बिकॉज कई बार पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। मैं हमेशा बताता हूँ कि पिनाइल इम्प्लांट आपके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, आपके पार्टनर सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पिनाइल इम्प्लांट के बारे में बहुत डिटेल समझना चाहिए। काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोटा मोटा 2 तरह से पिनाइल इम्प्लांट आते हैं, एक इन्फ्लेटेबल पिनाइल इम्प्लांट्स आते हैं और एक मेलिएबल इम्प्लांट्स आते हैं। इन्फ्लेटेबल पिनाइल इम्प्लांट्स थोड़े कॉस्टली होते हैं लेकिन उनका एडवांटेज ये होता है कि वो आपके कंट्रोल में है कि कब वो आपके पेनिस को इरेक्शन देते हैं और जब चाहें आप उसे डिफ्लेट कर सकते हैं। और जो मेलिएबल इम्प्लांट्स होते हैं वो हमेशा आपके पेनिस को एक एरेक्ट स्टेट में रखते हैं और आपको कुछ ऐसा करके जैसे उनको अपने स्टमक के पास किसी चीज़ से बांध करके रखना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा एक सोशल डिस्कम्फर्ट आपको दे सकते हैं लेकिन वो बहुत चीप होते हैं। तो ये आपको अपने डॉक्टर के साथ मिलकर डिसाइड करना होता है कि किस तरह का पिनाइल इम्प्लांट आपको लगवाना है। पिनाइल इम्प्लांट बिल्कुल सेफ प्रक्रिया है और अगर सिलेक्टेड पेशेंट्स में लगाया जाए तो ये पेशेंट को और उसके पार्टनर को बहुत बेनिफिट देता है। तो मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं ये सारी चीज़ें जैसा कि मैंने बताया सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना है, आपको एक लाइसेंस्ड यूरोलॉजिस्ट से मिलना है और उसकी एडवाइस पे ही ट्रीटमेंट लेना है। कोई भी दवा खुद शुरू करने पे जो एक्चुअली में आपको फ़ायदा दे सकती है वो नुकसान भी दे सकती है। तो बिना यूरोलॉजिस्ट से, बिना एंड्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करे कोई भी दवा ना लें। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए किसी भी ट्रीटमेंट को पहले से ले रहे हैं, उससे पूरा रिस्पॉन्स नहीं है और अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में और कोई डिटेल जानकारी मिले तो नीचे ही आपको एक मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा जिस पे आप कनेक्ट करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं। तो हमारी टीम से कोई ना कोई आपसे कनेक्ट कर लेगा और आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे हेल्दी एंड स्टे अवेयर।